दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज सेट तीसरा और उसका पार्ट 1। दोस्तों आप लोग चैनल पे बने रहेंगे और इससे सही से देखिएगा, और इसके बाद जो भी इसमें कुछ गलतियां रह जाएगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा ज़रूर। और आपका कमेंट ही मेरा सजेशन भी है और सब कुछ है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी करने वाली संस्था है वो है विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना हुआ था 2006 में, याद रखें दोस्तों, तो अच्छे में स्थापना हुआ था। इसका फिलहाल चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन विलियम हावर्ड है, और ये जारी करता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WJP जारी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ई। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें तीनों में ये कहीं पर नहीं है। दूसरी बातें, विश्व बैंक की स्थापना मैं कितना बोल चुका हूँ, जुलाई 1944 में किया गया था। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसी प्रकार विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था, और मानवाधिकार आयोग जो भारत में है उसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता है? तो मध्यकालीन भारत का सबसे यशस्वी विधिवेत्ता यानी कानून की जानकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मिताक्षरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मिताक्षरा इसकी पुस्तक का नाम है। और एक और यहाँ पर है जो डी ऑप्शन में दे रखा हुआ है, जिमुत वाहन। ये भी कह सकते हैं कि इसी आधार पर लेखक थे और कानून के जानकार थे। इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है दाय भाग। ठीक है, दाय भाग, जो खासकर बंगाल में ये प्रचलित थे। और एक दूसरी सी नंबर में जो ऑप्शन में दे रखा है राजशेखर, ये इसकी पुस्तक है काव्य मीमांसा। इससे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है। यानी आप कह सकते हैं जो आज मेरे पास पंचायती राज व्यवस्था है, तो चोल प्रशासन का बहुत बड़ी देन है भारत में कि चोल प्रशासन द्वारा इस संस्था को जन्म दिया था। इसके बाद फिर लॉर्ड रिपन आएंगे आधुनिक काल में, उस समय भी इसको बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज हमारे पास जो पंचायती राज है, इसमें चोल प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता भी थी उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। तो ध्यान रखेंगे, जो प्रमाणित करता है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्चस्व था वो पश्चिम भारत में था। इसका जो एक कह सकते हैं कि मंत्री थे पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का भी निर्माण किया था। ठीक है, सुदर्शन झील का भी निर्माण किया था जूनागढ़ में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ कलिंग युद्ध। ठीक है, ये कलिंग अभिलेख। तो कलिंग अभिलेख उसमें नहीं होगा, ये कलिंग में है यानी उड़ीसा में है। लेकिन कलिंग युद्ध के बारे में बस इतना जान लीजिए कि अशोक द्वारा किया गया था, ये लास्ट उसका युद्ध है, और ये कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रज्जुक कौन थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मौर्य काल के अधिकारी थे। दोस्तों मौर्य काल यानी मौर्य शासन, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक। ठीक है, उसका सबसे बड़ा आप दाहिना हाथ कह सकते हैं चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और उसी के देन से भी मौर्य वंश की स्थापना भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर उत्तर भारत, लोथल गुजरात, इसके बाद रोपड़ पंजाब। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका कालीबंगा सुमेलित नहीं है, कि कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है,
और हरियाणा का एक स्थल जान लीजिए जिसका नाम है बनमाली। ठीक है, बनमाली हरियाणा का स्थल है। तो ये आपका सी आंसर सही होगा इसका। कालीबंगा राजस्थान में है और हरियाणा में एक स्थल है बनमाली। ठीक है, तो ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इससे भी इसका जितनी भी स्थल दिखाई पड़ रहे दोस्तों, ये सब का सब हड़प्पा कालीन स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो अभी बोलना चाहूँ तो बहुत लेट लग जाएगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर कभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, किसका उद्धरण है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये महात्मा गांधी का उद्धरण है। महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म तो आपको याद ही होगा, या तो जान लीजिए 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को हुआ था महात्मा गांधी जन्म, और इसकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इसकी हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। वह बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यहाँ पर जितनी भी बादशाह दिया हुआ ये सारे के सारे मुगल बादशाह हैं। ठीक है, मुगल बादशाह हैं। तो मुगल बादशाह में कौन सा मुगल बादशाह है जिसके पास सबसे सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो कभी भी इस क्वेश्चन में अकबर का टिक नहीं कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब इसका सही आंसर है। तो आप देखिए, हुमायूं का पुत्र अकबर, ठीक है, अकबर का पुत्र जहांगीर, ठीक है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अधिक सेनापति जिसके पास था हिंदू सेनापति वो थे औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थे। ये जो आप दिखाई पड़ रही विजय है, तो ये आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने उस समय किए थे जब एमबीटी का सत्ता डमाडोल होने जा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा गंगा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाराशिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो फारसी में अनुवाद जो किए थे दाराशिकोह द्वारा वो था, इसका सही आंसर उसका सिर अकबर। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा सिर अकबर। लेकिन उसके बारे में जान लीजिए, दाराशिकोह और औरंगजेब दोनों उत्तराधिकारी के युद्ध में लड़ा, और सामूगढ़ का युद्ध ध्यान रखेंगे 29 मई 1658 को औरंगजेब दाराशिकोह के बीच में फाइनली युद्ध होता है, और इसमें दाराशिकोह का मृत्यु प्राप्त होती है और औरंगजेब दिल्ली के सत्ता पे बैठ जाते हैं। तो दाराशिकोह और औरंगजेब दोनों भाई, किसका बेटा? शाहजहां का बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा कबीराचार्य। इसका सही आंसर यही होगा। लेकिन एक बात और जान लीजिए, ये अकबर के शासनकाल की बात है। ठीक है, अकबर के शासनकाल की बात है कि जब पंडितों को खासकर तीर्थ यात्रा कर लगता था, तो अकबर ने 1663 में ये इन लोगों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्ति दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? यानी एक भाषा है, लिपि फारसी है, तो फारसी में किसने लिखा था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जहांगीरी इसका आप कह सकते हैं आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, बाबर कितना पूछ चुका है, बाबर ने अपने आत्मकथा लिखे थे बाबरनामा, वो किस भाषा में लिखे हैं? तुर्की भाषा में। ध्यान रखेंगे, वो तुर्की भाषा में लिखे हैं। और यहाँ पर बात हो रही जहांगीर का, जो फारसी भाषा में लिखे थे तुजुक ए बाबरी। ठीक है, सो तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर की बात किया जा रहा है। थर्ड जेंडर को जो आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरी में, खासकर सरकारी नौकरियों में, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो बात किया गया था, तो भारत का पहला राज्य कौन है? तो ध्यान रखेंगे, पहला राज्य है कर्नाटक पहला राज्य है। और ये 1% आरक्षण दिए हैं
सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर खेलती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे दोस्तों। ये 4 ऑप्शन केरल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसलिए यहाँ इसका आंसर कर्नाटक है, तो इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है? हरित औद्योगिक शहर है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कांडला जो गुजरात में है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये हरित औद्योगिक शहर के तहत में पहला भारत में ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति थे, कौन थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये व्यक्ति का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। हुआ था यूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था वो था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, वापस कर दिए थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो हत्याकांड हुआ है वो हत्याकांड बहुत ही खराब स्थिति में हो गया था, क्योंकि वहाँ पर हुआ यूँ था कि खासकर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जो पंजाब के बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे, उसे गिरफ्तार कर लेते। क्यों गिरफ्तार किए गए थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में वो लोग आंदोलन कर रहा था, इसी बीच में उसने गिरफ्तार कर लिए। तो जालियांवाला हत्याकांड जो उस दिन जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो पंजाब के बहुत सारे जनता जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे कि अपने नेता को छुड़ाया जा सके। इसी बीच में फिर वो एक बंदूक लगाकर, सोचिए एक मशीन गन लगाकर एक गेट पर रख दिया, उस बाग से निकलने का एक ही मात्र गेट था, उसमें रख दिया और कहा कि आप खाली कीजिए, लेकिन कोई खाली किया नहीं। बंदूक वहाँ से मशीन गन चलाना शुरू किया, जिसमें असंख्य लोग मर गए थे, जिसका सरकारी आंकड़ा बहुत कम बताया गया था, बहुत कम लोग मरे थे, लेकिन सच्चाई ये है बहुत लोग मर गए थे। इसीलिए इसी का मतलब निंदा किया गया खासकर भारतीय नेताओं द्वारा और खासकर कांग्रेस द्वारा भी। इसी में क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिए थे। ठीक है, इसे नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ध्यान रखेंगे, वेलेजली, इसके कार्यकाल है 1798 से 1805। ठीक है, 1805 कार्यकाल है। वेलेजली के द्वारा क्या कहा गया था? इसने कहा था कि अगर आपको प्रेस निकालना है, प्रेस मतलब अखबार निकालना है, तो संपादक, मुद्रक और प्रकाशक का नाम उसमें रहना चाहिए। दूसरी बात है कि एक प्रति सरकारी ऑफिस में जाएगा, पहले देखेगा, निरीक्षण करेगा कि हाँ निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। तब ये सब बातें क्यों हो रहा था? क्योंकि वेलेजली को ये लग रहा था कि अगर जो इंडिया में रह रहे हैं गलत काम तो कर ही रहा होगा, ठीक, गलत काम कर रहा था, कि अगर हमारे प्रति हिंदी में समाचार पत्र निकालना शुरू कर दिया जाएगा तो पूरी जनता के पास चल जाएगा कि अंग्रेज ने खराब काम कर रहा है। तो अपनी बदनामी को छुपाने के लिए प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया गया था? दोस्तों पहले ये समझिए कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत क्या है। तो मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत किया है 1932 में जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होने के बाद मैकडोनाल्ड ने एक नियम लाया कि अब दलितों को भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाएगा। इसी पर खासकर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिए कि नहीं, एक तो मुसलमान को देकर आप पाकिस्तान का डिमांड करना शुरू कर दिया, अगर दलितों को देंगे तो दलिस्तान करना शुरू कर देंगे, तो इंडिया कितना पार्ट बांटेंगे, कितना पार्ट बांटेंगे। इसीलिए कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होगा, पृथक निर्वाचन नहीं बल्कि उस आरक्षण दे दीजिए, वो सही है। तो यहाँ पर यही संप्रदाय पंचायत में किस वर्ग को, आप कह सकते हैं किस वर्ग को पृथक निर्वाचक आरक्षित सीट नहीं दिया गया था, वो इसका सही आंसर होगा। बौद्धों को नहीं दिया गया था, बाकी मुसलमानों, सिखों और आप सबको दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो मानव युक्त महासागर मिशन जो है वो है आपका समुद्रयान परियोजना। ठीक है, समुद्रयान परियोजना, दोनों ध्यान रखेंगे, समुद्रयान परियोजना मानव युक्त महासागर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व
को संस्थापित कर दिया था। निर्णायक युद्ध में देखिए दोस्तों बक्सर का होगा, इसमें हो ना हो आप लोग के मन में डाउट होगा प्लासी का युद्ध होगा, लेकिन प्लासी का युद्ध वो एक तरह का छल था, छल से युद्ध जीता गया था। तो इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुई थी। इसके बाद बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने सारे, कहने का मतलब है सिराजुद्दौला का सेनापति, बैंकर, बड़े बड़े सेठ लोग को अपने तरफ मिला लिए और सिराजुद्दौला को बस मैदान पे गए और अंततः वो लोग लड़ा नहीं। ये पूरी तरह सुनियोजित युद्ध था कि मुझे किसको जिताना है, किसको हराना है। तो ये छल से जीता हुआ युद्ध था प्लासी का युद्ध। लेकिन बक्सर युद्ध में 3 सेना एक तरफ, यानी कहने का मतलब मीर कासिम, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, तीनों ने संयुक्त सेना, और इधर जो सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, ये ब्रिटिश सेना का, इन लोगों ने बक्सर के मैदान पर लड़ा और संयुक्त सेना को हराकर अंग्रेज जीत गया। तो इस तरह का आप कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध ही सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, जो कि अंग्रेजों के लिए प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर दिया है वांडीवास का युद्ध। दोस्तों ध्यान रखेंगे वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो था 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, 1760 को हुआ था। इसका पानीपत का तीसरा युद्ध देखिए लिखा हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो हुआ था 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, इस बात को सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो ध्यान रखेंगे ये इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये कब निकाला गया था, 1904 में निकाला गया था और इसका संपादक मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, मनखुश लाल नजर इनका संपादक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, ये किसने इसको आगाह, मतलब कहने का मतलब है आगाह किए थे, सावधान किए थे इस तरह की बातों के लिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये व्यक्ति है अजमल खान। ठीक है, इसने आगाह किए थे कि आप इस तरह का प्रोत्साहन ना दिया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखेंगे NIOT चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा। क्या चेन्नई यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका आंसर ई होगा। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, दोस्तों ध्यान रखेंगे नवंबर 1993 को इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक का लेखक है, किसने लिखा था राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो किसने लिखा था, इसका आंसर आपका देखिए, आंसर मैं बोल देता हूँ ई होगा, लेकिन इससे पूर्व आप ये भी जान लीजिए इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे इसका सबसे पहला, रस्किन बॉन्ड का सबसे पहला पुस्तक है द रूम ऑफ द रूफ, याद रखेंगे इसकी पहली पुस्तक है। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ ये लिखे थे कौन, रस्किन बॉन्ड, इसीलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो याद रखेंगे लाहौर षड्यंत्र। इसमें हुआ था यूं कि साइमन कमीशन जब आए थे तो लाला लाजपत राय की चोट लगी थी लाहौर में, जब वो साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे। तो इसी सॉन्डर्स जो उसका चोट लगा था, जिसके लाठी से चोट लगा था, आप कह सकते हैं उस सॉन्डर्स लाहौर का SP थे, डिप्टी SP थे, तो उसी का दिशा निर्देश पे काम हुआ था। तो उसी सॉन्डर्स की हत्या में जतिन दास भी शामिल थे। ठीक है, उसी केस में जतिन दास को गिरफ्तार कर लिया गया था और लाहौर षड्यंत्र उस पर लगा दिया गया था, यानी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप उस पर लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये जतिन दास जो जेल में बंद था, तो इसने कहा कि नहीं, गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, हम निर्दोष हैं, या फिर बाकी और नेताओं को छोड़ने की बात किया जा रहा था। तो इसने क्या किया कि 64 दिन तक वो
लाहौर के जेल में भूख हड़ताल किया और 64 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह का बात है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाया गया था? आरोप था हत्या का, सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। तो लेकिन यहाँ पर लाहौर षड्यंत्र केस सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए, एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ संपादक है, तो इसको आप मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, मिलान करना है। तो द हिंदू का जो मिलान कीजिएगा तो इसमें जी सुब्रमण्यम होगा। ठीक है। सुधारक को मिलान कीजिए, जे के गोखले होगा। इसके वॉइस ऑफ इंडिया, इसका मिलान कीजिए, दादा भाई नौरोजी होगा। और बंगाली SN बनर्जी होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका सही आंसर आपके पास होगा डी। ठीक है, डी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागू बागू परियोजना किस राज्य से संबंधित है? एक परियोजना है सागू बागू, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर ये होगा क्योंकि राज्य है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना से संबंधित है। और इसे क्यों लाया गया परियोजना को? कि वहाँ पर कृषि बागवानी, ठीक है, कृषि बागवानी को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देना है, इसीलिए सागू बागू परियोजना लाया था तेलंगाना में। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा जहाँ भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ये गुजरात में स्थित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये भी ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी किए थे और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है इसकी बात किया जा रहा है। तो सुमेलित कौन है ये आप देखिए, इसको आप सही से अगर आप कहने का मतलब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सुमेलित कौन है कि नहीं है। तो देखिए, एक सी ऑप्शन दे रखा है, तहजीब उल अखलाक, ये आपका सुमेलित है सर सैयद अहमद खान। ये बहुत बड़ा हमारे देश का सुधारक आप कह सकते हैं, नेताजी कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े व्यक्ति और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसका स्थापना में सबसे बड़ा योगदान रहा। तो तहजीब उल अखलाक का अगर हिंदी में इसे परिभाषित किया जाए या हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, तो इस हिंदी में इसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है, बाकी सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सुमेलित नहीं है। अल हिलाल जो दे रखा हो ऑप्शन बी में, ये पत्रिका ये पत्र किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, एक युगांतर दिया हुआ डी ऑप्शन में, युगांतर को लिखने वाले व्यक्ति हैं या पत्रिका है जिसने निकाला था, उसका नाम है बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो इस तरह करके एक ही सही है, वो आपका सी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना हुई थी 1997 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर ई होगा। ठीक है, और 3 औद्योगिक क्षेत्र के संघ हैं, एसोचैम, CII और फिक्की। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये जो किसने कटाक्ष किए थे उसके ऊपर, ये डॉक्टर BM मुंजे ने किए थे। क्यों किए थे ये दोस्तों याद रखेंगे, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बात है कि उसने जो दिए थे खासकर दलितों के लिए निर्वाचक क्षेत्र की बात किया गया था। तो निर्वाचक क्षेत्र की जो बात किया गया था तो उसी में वो रुष्ट होकर ये बात उनके प्रति कहे थे। और जब इस पर गांधी जी ने आमरण अनशन किए और पुनः समझौता हुआ, पुनः समझौता में कहा गांधी जी ने कि आपको निर्वाचक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपका विधानमंडल में सीटें बढ़ा दी जाएगी, यानी आरक्षण दिया जाएगा। तो विधानमंडल में सीटें बढ़ाकर 147 कर दिया गया था दलितों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है, मिलान नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है? दोस्तों ध्यान रखेंगे,
पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होने वाली यहाँ पर दो नदी है, साबरमती और माही। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ प्रवाहित होते पश्चिम की ओर, तो इसका आंसर होगा आपका ई। और नदियाँ प्रवाहित होते पश्चिम की ओर, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये प्रवाहित होते पश्चिम की ओर। बाकी कावेरी और कृष्णा जो नदी है वो पूरब की ओर प्रवाहित होती है, यानी यहाँ से महाराष्ट्र के कर्नाटक से निकलकर चल जाती पूरब की ओर प्रवाहित होती कावेरी और कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होता है? तो वो है आपका कपास उत्पादन के लिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है या होता है। ठीक है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली नदी। तो ध्यान रखेंगे, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है हुगली नदी। तो हुगली नदी, और दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, दामोदर जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से। ये कहाँ पर है? झारखंड में, या ध्यान रखेंगे झारखंड में। और एक नदी यहाँ पे गंगा है, नीचे पद्मा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गंगा ही जब बांग्लादेश में पहुँच जाती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और सोनरेखा नदी जो है ये भी आपका रांची से निकलती, रांची के आसपास से निकलती है और ये चल जाती है बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पूर्वी दक्कन में है, यानी दक्कन के क्षेत्र में सबसे अधिक वृक्ष से आच्छादित जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्लिनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसानों की सहायता प्रदान करती है? तो इसमें कृषि क्लिनिक का मतलब है किसानों के लिए एक कह सकते हैं डॉक्टर का घर यानी अस्पताल की बात किया जा रहा है। तो किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य की बात होती है, पशुओं के नैदानिक सेवाएं, चारा प्रबंध की बात होती है, बाजार में विभिन्न फसलों की क्या जो बात होती है। तो इसका सही आंसर आपका ई होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यानी 2-4 बातें यहाँ पर शामिल हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, तो इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? यानी यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा जो यहाँ रेशा, सन भी रेशा है, जूट भी रेशा है, पटसन भी रेशा है और कपास भी रेशा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन तना से उत्पाद नहीं है? तो तना से उत्पाद कौन नहीं है? कपास नहीं, बाकी सब तना से निकाला जाता है रेशा के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण, केसर जो है वो सूखा मिश्रण किसका है? तो ध्यान रखेंगे, केसर का सूखा मिश्रण है वो है फूल का, यानी सी में दिया हुआ है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। ठीक है, ये केसर होता है सूखा मिश्रण। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, केसर जो होते हैं वो कश्मीर में होते हैं। ठीक है, कश्मीर में होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। या आप अच्छा केसर 3 लाख से 5 लाख प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, यानी एक गरीब की पहुंच से बहुत दूर है केसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों ध्यान रखें, जारवा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जारवा जनजाति पाया जाता है, यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं, इसका आंसर ई होगा। तो ध्यान रखेंगे, वहाँ और जनजाति है जैसे सेंटलीज। ठीक है, जैसे सेंटलीज जनजाति है, ओंग जनजाति है, इसके बाद सैम्पेन जनजाति है। ठीक है, और जनजाति वहाँ पर रहते हैं। तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में मिलता है, यानी भारत का एक हिस्सा है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप में। ठीक है, ये हवाई द्वीप कहाँ पर है? यूएसए का अधिकार क्षेत्र में हवाई द्वीप है, तो यहीं पर मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है। दूसरी बात, इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस। ठीक है, विसुवियस नाम है। दूसरा बात, जापान में ज्वालामुखी है जिसका नाम है फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है, मृतक घाटी जो अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। और मृतक घाटी है कहाँ? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महादेश में मृतक घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा जो होता है वो 23.5 डिग्री
नॉर्थ होता है, ठीक है, साउथ ईस्ट नॉर्थ कर्क रेखा है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती, भारत से तो गुजरती है, भारत से गुजरती श्योर रही है, ठीक है, मिस्र से भी गुजरती है। तो ये गुजरती कहाँ से नहीं है, तो ये गुजरती कहाँ से नहीं है, तो ये आपका ईरान से नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। खड़गवासला बांध जो है वो पुणे में स्थित है, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका मतलब आपका सही आंसर ई होगा। और जो खड़गवासला बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है, मूथा, ध्यान रखेंगे, मूथा नदी पर ये बांध बना हुआ है, खड़गवासला बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक है, 2047 तक, 2047 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ई। दोस्तों ध्यान रखें, इसका आंसर ई होगा। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है, मेरा गाँव मेरा गौरव पहल की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। मेरा गांव मेरा गौरव पहल की शुरुआत जो किया गया था ये किया गया था 2015 में, ठीक है, 2015 में। देखिए ऑप्शन में मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ई। तो ध्यान रखेंगे इसको, क्यों मतलब मेरा गांव मेरा गौरव क्यों शुरुआत किया गया था। तो इस शुरुआत तो इसलिए किया गया था कि उस जो भी गांव होगा वो कचरा मुक्त होगा, यानी कचरा से उसको निर्यात करने का मतलब मुक्त करा जाएगा। और ये जो संस्था जब मुक्त करवाने वाली है वो है ICAR, ठीक है, ICAR द्वारा इसे मुक्त कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनपा हस्त निर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है, यानी मोनपा हस्त निर्मित हाथ से बना हुआ कागज किस राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जो कि इसका आंसर कहीं है नहीं इसमें चार ऑप्शन में, तो इसका आंसर ई होगा, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। एक तरफ देखिए सुमेलित कौन है, यानी यहाँ का कहने का मतलब है कि इसमें सुमेलित कौन है, तो ये सारी जनजाति है, और एक इसमें जो सुमेलित है वो है बुशमैन, ठीक है, ये बुशमैन जनजाति है, वो बोत्सवाना मिलता है, बोत्सवाना के कालाहारी डेजर्ट, ध्यान रखेंगे कालाहारी डेजर्ट, तो ध्यान रखें कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मिलता है, और वो एक देश का उस देश का एक नाम है बोत्सवाना, उसको भी ध्यान में रखेंगे। यानी कहने का मतलब है अफ्रीका महादेश का एक देश बोत्सवाना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक तरफ जनजाति दिया हुआ एक तरफ देश दिया हुआ है। अभी मैंने बोला बुशमैन के बारे में, कहाँ से होगा, बोत्सवाना से होगा, ठीक है। अब यहाँ से बच जाता है कुछ चीज़ें, एस्किमो देखिए ये कनाडा से जोड़ दीजिए, ठीक है, मसाई केनिया से जोड़ दीजिए, ठीक है, मसाई केनिया से जोड़ दीजिए। इसके बाद आपका एक बच जाता है बद्दू, जो कि सऊदी अरब से होगा। तो इस प्रकार देखिए एस्किमो 3, मसाई 4, ठीक है, बद्दू 2 और 1। दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा, सही आंसर आपके पास है जो कि सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। रूर बेसिन पहले है कहाँ, पहले जान लीजिए, ये जर्मनी में, ठीक है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी का है, और यहाँ पर सबसे अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मिलान कीजिए, एक तरफ लौह इस्पात केंद्र है और एक तरफ देश है, ठीक है, एक तरफ लौह इस्पात केंद्र है एक तरफ देश है। तो सबसे देखिए हैमिल्टन दिया हुआ है, दोस्तों ध्यान रखेंगे हैमिल्टन जो कि कनाडा में है, ठीक है, हैमिल्टन के बारे में जान लीजिए, ये कहाँ पर है, कनाडा में। बर्किंघम कहाँ पर है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम में है। इसके बाद एसन जो है वो जर्मनी में है, और अनसान जो है वो चीन में। 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 जहाँ भी होगा वो आपका सही आंसर 2 3 4 1, यानी इसका सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो संघ सूची दोस्तों ध्यान रखेंगे 7वीं अनुसूची तो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, यानी केंद्र
और राज्यों की शक्तियों की बंटवारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 सूचियाँ होती है, ये तो आपको मालूम होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किसका उल्लेख नहीं है, तो उल्लेख किसका नहीं है, गैस का नहीं है। ठीक है, बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये संघ सूची के विषय है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो तीनों सूची जो करंट में कितना कितना है उसको आप लोग देख लेंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि संघ सूची में 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में, ठीक है, समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है, अगर मेरे से गलती हो रहा है इन विषय को लेकर, कम बेसी हो सकता है, तो आप लोग इसको करेक्शन करके जाएंगे अपना एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करता है। तो ध्यान रखेंगे ये अनुच्छेद 371 क से लेकर 371 झ तक विशेष राज्यों के बारे में, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही क्या है इसमें देखिए, इसमें आप अपने आप में कल्पना कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। भारत नाममात्र राजतंत्र है, ये भी नहीं है। भारत में एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। तो इसमें सही क्या है, डी ऑप्शन सही है, भारत एक संसाधनबद्ध प्रजातंत्र है। यानी यहाँ पर संसद जो है हमारा सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हैं उसे, इसी प्रजातंत्र के सबसे बड़ा ये मंदिर के तौर पर संसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है। परशुराम कुंड, ध्यान रखेंगे, बड़ा अच्छा नाम सुनने में लग रहा है। तो परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर आपका यहाँ का तौर पर देखिए ई होगा, लेकिन जान लीजिए ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में ये कुंड है, परशुराम कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखी समिति किससे संबंधित है। रेखी संबंधित, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि रेखी संबंधित जो संबंधित है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि क्या आशय इसका है, अभिलेख न्यायालय का। तो ध्यान रखेंगे, हमारे संविधान में अनुच्छेद 129 के तहत में कहता है कि भारत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बातें, यानी कहने का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको हम लिख कर रखेंगे या लिख कर रखा जाता है। ठीक है, वो एक तरह का साक्ष्य के तौर पर, ठीक है, और लिख कर रखा जाता है। वो निर्णय, उसी निर्णय को नीचे न्यायालय मानते हैं, उस निर्णय को वो अवमानना नहीं कर सकते। अगर अवमानना करते हैं नीचे के न्यायालय, उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो आप जानते हैं सबसे पहली बार अभिलेख लिखने का जो सिलसिला जारी हुआ वो तो आप अशोक के शासनकाल में। वो अभिलेख का मतलब ही होता है कि लिख कर रखा जाए, कि ताकि वो उस पर आगे गौर भी किया जाएगा या पढ़ा भी जाएगा। यानी एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं कि साक्ष्य के तौर पर लिख कर रखा जाता है जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत लेवल का जो समिति होता है, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत समिति की बात किया जा रहा है। तो पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है, पंचायत समिति चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये संशोधन किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया था। अनुसूची भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुसूची कितना है, अनुसूची दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुसूची 11 और अनुच्छेद एकमात्र 243, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो आंसर है आपके पास, जो आंसर आपका सी होगा, यानी ग्राम पंचायत समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है आपका 15 जून 2005 को। तो ध्यान रखेंगे आरटीआई, ठीक है, आरटीआई के बारे में है कि ये कब प्राप्ति हुआ था।
तो ये प्राप्ति हुआ था, स्वीकृति प्राप्त हुआ था 15 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था, वो था मार्च 2014 को, ये भी 1 मार्च को। दोस्तों ध्यान रखें 1 मार्च 2014 को प्रणब मुखर्जी उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, इसी ने हस्ताक्षर और अनुमोदित भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त हटाया सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे पहले मेरे पास निर्वाचन आयुक्त 1 होता था, अभी मेरे पास 3 होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अपने साथ में जो उसके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ध्यान इस बात का भी रखेंगे कि भाग 15, ठीक है, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में हमारा निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो बांसखेड़ा अभिलेख जो है वो हर्षवर्धन से संबंधित है, इसका मतलब इसका आंसर ई होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन संबंधित है। हर्षवर्धन का कार्यकाल जो है वो 606 से 647 तक में है, ठीक है, 647 तक में है। और ये थानेश्वर को शुरुआती दौर में राजधानी बनाया, फिर आगे चल के कन्नौज को जीतता है, कन्नौज राजधानी बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो बांसखेड़ा अभिलेख है ये हर्षवर्धन के समय का अभिलेख है, हर्षवर्धन का अभिलेख है। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत बड़ा एक कवि रहते थे जिसका नाम वानभट्ट, इसी ने हर्षचरित्र का भी रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जहाँ पर ध्यान रखें जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला चारों वेद मेरा वेद है, ठीक है, और चारों वेद में सबसे पहला वेद आया वो अथर्ववेद, और सबसे पहला आया ऋग्वेद और सबसे बाद में आया अथर्ववेद, ठीक है। और यजुर्वेद और सामवेद ये बीच का है। और जब वैदिक काल आप पढ़ेंगे उसमें ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक ही वेद था, वो था ऋग्वेद था। और जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब वो तीनों वेद फिर से आ जाता है, ठीक है। यानी अथर्ववेद सबसे बाद का वेद और सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय कृषि का अर्थ है, ठीक है। धारणीय कृषि का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे। यानी धारणीय कृषि का मतलब ये हुआ कि हम ऐसे जुताई करेंगे, ऐसे उसमें फसल लेंगे कि भूमि की गुणवत्ता बने रहे, भूमि का गुणवत्ता नष्ट ना हो, मिट्टी गुणवत्ता नष्ट ना हो, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है, इतना ज़्यादा खाद, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करके भूमि की गुणवत्ता को बर्बाद किया जा रहा है। तो उस भूमि गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए धारणीय कृषि का प्रश्रय दिया जा रहा है या बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरास एक प्रकार का स्मारक पत्थर है या मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये जो पत्थर जो पाए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर लद्दाख सब जगह पाया जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ई। जम्मू कश्मीर लद्दाख कश्मीर सब पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्णतः नियंत्रण में नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड है। दोस्तों ध्यान रखेंगे नाबार्ड जो बैंक है वो एक तरह का कृषि क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, यानी कृषि से संबंधित बैंक है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों ध्यान रखेंगे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। क्या प्रोविडेंट फंड क्या है, संविदा आधारित बचत है, ठीक है। प्रोविडेंट हर व्यक्ति चाहता है कि अपना प्रोविडेंट फंड बचा के रखे ताकि वो बुढ़ापे में काम आए, ठीक है। तो ये क्या है, संविदा आधारित बचत है। पीली क्रांति संबंधित है उत्पादन से। पीली क्रांति दोस्तों ध्यान रखेंगे ये किस संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, तेल संबंधित है। इसके बाद देखिए मत्स्य के, दूध के और खाद्यान्न के, ये भी जान लीजिए। मत्स्य जो क्रांति है वो नीली क्रांति है
दूध में श्वेत क्रांति है, ठीक है, श्वेत क्रांति है। खाद्यान्न में हरित क्रांति है। इन सबको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधान सुपर राइस विकसित किया है, ठीक है, किसने विकसित किया है? जीएस खुश ने विकसित किया है। इस वैज्ञानिक को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? इसका आंसर ई होगा, क्योंकि वो स्थान दिया नहीं है, वो था बांकीपुर, ठीक है, बांकीपुर पटना। दोस्तों ध्यान रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो RN माधोलकर ने किए थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? RN माधोलकर, ठीक है, माधोलकर ने किए थे। इसके बाद और यहाँ पर दो और बिहार में हुआ था। एक दिखाई पड़ रहा दोस्तों रामगढ़, ठीक है, ये रामगढ़ जो है वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस समय बिहार ही था। और रामगढ़ में कब हुआ था? 1940 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और एक और है 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने, यानी CR दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है, यानी कब तक इसका समय दिया गया है? तो इसका समयावधि है 2015 से 2022 के बीच, ठीक है। और इसमें लक्ष्य है 4 करोड़ आवास बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने का पात्र है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 24 के तहत में ये भी बैन किया गया है 6 वर्ष 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप कहने का मतलब उसे काम नहीं करवा सकते, स्कूल जाना उसको है, ठीक है। दूसरी बात ये भी कहता है कि इसे निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका सिस्मोमीटर लिखा है, सिस्मोग्राफ, ये सुमेलित नहीं है, ये भूकंप से संबंधित है, ठीक है, भूकंप को मापने का एक यंत्र है, ठीक है। इसके बाद मैनोमीटर सही है, ठीक है, कार्बोरेटर ये भी सही है, कार्डियोग्राफ ये भी सही है। तो एक ही सही नहीं था डी में, जिसमें सिस्मोमीटर लिखा हुआ है, यानी सिस्मोग्राफ कर सकते हैं। इससे भूकंप मापा जाता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों मैं कितना बोल चुका हूँ, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल, ठीक है, सौर सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी किनारे अवस्थित है? बिहार से का बहुत सा जिला, लगभग 12 जिला गंगा नदी किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे मुंगेर होगा और भागलपुर होगा, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार, और पटना भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो रहा है, इसका सही आंसर होगा आपका ई। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक, बाकी जो क्वेश्चन बचता है वो अगले पार्ट के रूप में आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों आप लोग सही से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है या गलत हो गया होगा किसी कारणवश से, तो आप उसका कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब को लेने के लिए, और आपको जवाब भी मैं दूंगा। तो दोस्तों जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।